रजिस्टर खोलना है कल से रिलेटेड टू कंफ्यूज ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट का आवाज आ रही है। ये कल से रिलेटेड क्वेश्चन किसी का कल कौन सा सवाल किया? ये लॉसेस के लेजर्स गेन के लेजर समझ आ गए? एनी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट पेज निकाले सर। रजिस्टर का नेक्स्ट पेज काइंडली निकालेंगे। एक हेडिंग लिखे एस्टिमेटेड estimated factory overheads. Estimated factory overheads लिख लिया। कल प्रोसेस अकाउंट बनाया, प्रोसेस अकाउंट तो सामने रखिए। प्रोसेस 1 या 2 जो भी है सामने रखना। डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स हैं, बाकी वो ठीक है, प्लांट ओवरहेड्स हैं या अदर ओवरहेड्स हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। आज बेटा जरा थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करनी है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स समटाइम्स एस्टिमेटेड बेसिस पे भी रिकॉर्ड होते हैं और क्यों होते हैं। तो बस ये बात जरा ज़हन में रख के आ रहे हैं वापस। रजिस्टर का नया पेज चाहिए बस। कोई एंट्री सुना दें चले। प्रोसेस अकाउंट ज़हन में रख के कोई मटेरियल की, ये मटेरियल डेबिट नहीं हुआ, ये लेबर डेबिट नहीं हुई, ये ओवरहेड्स डेबिट नहीं हुआ, ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ और मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स क्रेडिट हुए। अपनी एक फैक्ट्री हमने और एक स्टोरी लिखा था। सपोज एक सिनेरियो से थोड़ा सा बनाना तो काइंडली साथ साथ रहेगा, लिखते रहना। सपोज a factory is producing shirts from the raw material cloth. सपोज एक फैक्ट्री है जिसमें शर्ट्स बन रही हैं, किस चीज से? तो अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं तो शर्ट्स फिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है सर। ऑन नेक्स्ट टाइम 1st January 2021 suppose business received an order to manufacture let's assume 10 shirts, because जरा आसान ही रखना। Business received an order to manufacture 10 shirts. नेक्स्ट लाइन में जरा लिखना, अकाउंटिंग स्टार्ट्स ऑन, अकाउंटिंग ये जो हमारा है सपोज 1st January से शुरू हो रहा है और 31st दिसंबर पे एंड हो।
देख लीजिए। तो लेट्स अज्यूम, मैंने अज्यूम ये किया कि बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट पे 1 जनवरी 2021 पे हमें एक 10 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिल गया है। आप जरा विजुलाइज करें, फैक्ट्री है, ऑर्डर मिल गया है, तो आप ये ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा देंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक। प्रोडक्शन मैनेजर से कहेंगे कि ऑर्डर आया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले फिर क्या करेंगे? इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाएंगे? स्टोर रूम से मंगवाएंगे। कुछ एम्प्लॉइज को डेडिकेट कर देंगे, वो इस पर काम करेंगे। जितने अरसे में वो काम करेंगे, क्या उसके ओवरहेड्स इंकर होंगे? तो ये काम तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला। हम अकाउंटेंट्स का काम क्या होगा? हम एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट खोल रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? शर्ट्स बनाएंगे। हम किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि इन इस ऑर्डर पे कितना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स इंकर होके ये गुड्स कंप्लीट होंगे। तो वो खर्चा इकट्ठा करने के लिए हम बना लेंगे एक प्रोसेस अकाउंट बनाए। अब प्रोसेस अकाउंट मैंने इसलिए आज नहीं लिखा है कि जरा पुरानी बात भी ज़हन में रह जाए। क्या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट मीन्स ही प्रोसेस अकाउंट? वही प्रोसेस वर्ड, जरा वर्क इन की जगह सिर्फ प्रोसेस आएगा। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट या प्रोसेस अकाउंट इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जी डियर, अब जरा डेट देखें और से और गेम ऑन करें। बताएं क्या इन इस डेट की बेस पे, जिस डेट को मैंने लिखा है, इसका कोई ब्रॉड डाउन होगा? क्या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ब्रॉड डाउन हो सकता है? लेकिन ब्रॉड डाउन कब होगा? जब लास्ट ईयर का कैरी डाउन होगा। कैरी डाउन कब होगा? जब कुछ काम पिछले साल हुआ होगा और बाकी काम हमारे वाले साल में होना होगा। हिम्मत करें सर जी। ऑर्डर किस दिन मिला? तो इस केस में ब्रॉड डाउन नहीं है, काम शुरू इस साल होना। बेटा ऑर्डर ही एकम को मिला है यार, की हो गया? पिछला ऑर्डर वो कौन सा है? पिछला ऑर्डर कौन सा मिला? जी मिला होगा तो होगा यार, नहीं मिला होगा। मेरी इस डेटा की बेस पे ब्रॉड डाउन नहीं होगा। क्या ब्रॉड डाउन हो नहीं सकता? इस केस में नहीं होगा। इससे पिछला ऑर्डर कौन सा? सर ना करें सर, हो सकता है। इसकी बेस पे ब्रॉड डाउन जीरो। कैसे क्या वैसे एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि ऑर्डर वाइज पता चले किस ऑर्डर का कितना कितना खर्चा हो रहा है, ताकि ऑर्डर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके? तो ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि आप सारे ऑर्डर्स का एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो, ये भी हो सकता है अलग अलग बना रहे हो। तो लेट्स अज्यूम कि बस ये पहला ऑर्डर, उसकी मैं वर्किंग। अब डेफिनेटली कल मैं जब वर्किंग्स कर रहा था, मैं यूनिट्स और अमाउंट्स की बात कर रहा था, तो उसकी होनी चाहिए बात, लेकिन आज जो मैंने बात करनी उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो काइंडली वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ब्रॉड डाउन वाई जीरो। इसी साल ऑर्डर मिला ना यार। अब लेट्स अज्यूम मटेरियल मंगवाया गया, कहां से? एंट्री बोले। लेट्स अज्यूम 10 शर्ट्स है, छोटा सा ऑर्डर है, 1000 रुपीज का मटेरियल मंगवाया। एंट्री बोले तो बोलो, लिखें और बोलो। वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल लिख लें। रुपीज अज्यूम कर रहा है, कितने मीटर जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह कर लेंगे, फिलहाल रुपीज है। देन दूसरा कॉस्ट कंपोनेंट क्या होगा? डायरेक्ट लेबर। वो लोग जिन्होंने इन शर्ट्स को बनाने पर टाइम दिया हो। लेट्स अज्यूम लेबर को हम आर्ली बेस पे पे कर रहे हैं। अब लेबर को परमानेंटली भी पे किया जाता है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, लेकिन लेट्स अज्यूम यूनिट्स की बेसिस पे भी हो सकता है, नंबर ऑफ शर्ट्स की बेस पे भी। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि हम लेबर को आर्ली बेस पे पैसे देते हैं, मींस एम्प्लॉइज जितना टाइम लगाते हैं उस हिसाब से लेबर का पेमेंट करते हैं। तो सपोज इन 10 शर्ट्स को बनाने में हमारे एम्प्लॉइज ने 10 घंटे लगाए, 10 आवर्स, और हर घंटे के हमने लेट्स अज्यूम 150 रुपीज उनको पे किए। व्हाट इज 10? 10 आवर्स, 10 घंटों में काम हुआ। और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आवर? 150। देयरफॉर व्हाट इज 1500? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 10 घंटों की 150 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए लेबर कॉस्ट आ गई।
व्हाट इज द डबल एंट्री? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल वगैरह क्रेडिट लिखना। भी मैंने जरा डायरेक्ट लेबर इसलिए लिखा है कि फैक्ट्री पेरोल में से डायरेक्ट लेबर नहीं यहाँ आना। ऑब्वियसली फैक्ट्री पेरोल का अपना लेजर बनेगा जिसमें पहले एक्सपेंस डेबिट होगा, फिर वहां से ट्रांसफर एंट्री हुई है, लिखना ब्रैकेट में फैक्ट्री पेरोल। किस ऑर्डर की कॉस्टिंग हो रही है? क्या फैक्ट्रीज में एक ही ऑर्डर मिलता है? लेकिन अगर हम एक ऑर्डर की कॉस्टिंग समझ देंगे तो इंशाल्लाह बाकी उनकी भी कर लेंगे। देन सर इसमें नंबर 3 भी कुछ आना है। इन 10 शर्ट्स को बनाने में जो हमारे ओवरहेड्स इंकर हुए हैं वो भी यहाँ होने चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट हो सके। तो यहाँ कौन सी तीसरी चीज अभी मिसिंग है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंट्री बता दें फैक्ट्री ओवरहेड्स की। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। बस ये रेफरेंस लिखें, बाकी अगली स्टोरी समझ लो। फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की जरा डेप्थ में जाना जरा। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स बोलो। इलेक्ट्रिसिटी पे एक सेकंड रुके। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये ऑर्डर्स का नहीं आएगा, ये फैक्ट्री का है। मीटर लगा होगा, यूनिट्स कंज्यूम हो रहे होंगे, ऑर्डर वाइज बिल नहीं आएगा, ये आएगा फैक्ट्री एज अ होल का। और एक से ज्यादा, और फिर डेफिनेटली ये भी नहीं है कि जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ बिल आ गया, बिल मंथली आएगा। तो ना तो ऑर्डर स्पेसिफिक आएगा और ना ही ऑर्डर कंप्लीशन डेट पे आएगा, वो मंथली आएगा। रेंट अगर है फैक्ट्री का होगा, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होगा। डेप्रिसिएशन अगर एसेट्स की है तो वो सारे ऑर्डर्स की बेस पे मशीनरी की है, फैक्ट्री की है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो मेजॉरिटी केसेस में ये जो ओवरहेड्स है इनका कोई ऑर्डर से स्पेसिफिक लिंक नहीं होगा, ये फैक्ट्री के साथ लिंक्ड होंगे। और नॉर्मली मंथली अगर डेप्रिसिएशन के एंगल सोचें तो शायद एनुअली ही पता चलेंगे कि व्हाट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ तक बात समझ आ रही है? लेकिन जो मैंने मटेरियल और लेबर लिखा है, क्या इसे ऑर्डर वाइज स्पेसिफाई करना कंपैरेटिवली आसान होगा? जिस ऑर्डर के लिए जितना मटेरियल मंगवाया उसको अगर लिख लिया जाए, जिस ऑर्डर पे जिन एम्प्लॉइज ने काम किया अगर उनका टाइम नोट कर लिया जाए, तो ये चीजें तो कंपैरेटिवली इजी हैं। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो बिजनेस एज अ होल के इंकर होंगे। हाँ डेफिनेटली इसमें ये ऑर्डर भी होगा तो उसका कुछ हिस्सा इस पे भी आना चाहिए। लेकिन लेट्स अज्यूम अब इसके अभी अमाउंट रहने दे, लेजर के नीचे आ रहे हैं जरा, मतलब 2 लाइनें रखते जरा, लेजर खाली छोड़ दें, नेक्स्ट एक लाइन लिखें। ऑर्डर किस दिन मिला था? अब कंसिडरेट करिएगा, बात बड़ी सिंपल सी है लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं है, मैं इसलिए उसको जरा कॉन्शियसली एक स्टोरी से बना रहा हूँ। ऑर्डर मिला था हमें 1 जनवरी को, 10 शर्ट्स का ऑर्डर था। तो लेट्स अज्यूम ऑन 3 जनवरी 2021 shirts were completed, 10 shirts were completed. पॉसिबल है? सवाल फिर इस दिन ये उठेगा, एक क्लियर है प्लीज, मतलब 2-3 दिन लगे हमें और उन 2-3 दिनों में एम्प्लॉइज ने अपना कुछ टाइम निकाल के 10 पूरे घंटे कर लिए। यकीनन और ऑर्डर्स भी होंगे जिन पे वो टाइम दे रहे होंगे, तो इस सारी स्टोरी को क्लियर रखिएगा। अब 3 जनवरी है जिसमें फिर आप गुड्स अगर आपने बना ली है तो आप डेफिनेटली कस्टमर को डिलीवरी देंगे। देंगे सर? क्या आप इस दिन इंटरेस्टेड होंगे कि आपको पता चले कि आपकी अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है, ताकि शायद आप कोई प्रॉफिटेबिलिटी का भी कोई डिसीजन लेंगे, कोई सेलिंग प्राइसेस फाइनल कर सकेंगे, प्रॉफिट कितना कौन रखना। कॉस्ट पता होगी तो शायद सही प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप जा सकेंगे। अब जरा लेजर दोबारा देखेंगे। मटेरियल कॉस्ट हमें पता है, और कौन सी पता है? क्या ओवरहेड्स इंकर नहीं हुए? लेकिन वो कितने हुए इस पे हमें 3 तारीख को भी नहीं पता होगा। ओवरहेड्स में इंकर होना क्या है? कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ मेंटेनेंस के खर्चे हैं, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर वगैरह है, वो सारा है। तो ये चीजें कब फाइनल होंगी? कम से कम महीने बाद। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस भी देख लें
तो एनुअली पता चलेगा। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का तो सही अंदाजा, बल्कि सही अंदाजे की सही अमाउंट तभी पता चलेगी जब पीरियड एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीरियड एंड का वेट करना शुरू हो जाएंगे तो हम अपने ऑर्डर्स की कंप्लीशन वाले दिन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे, जिसकी बेस पे फिर हम शायद सही सेलिंग प्राइसेस और प्रॉफिट का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्या कुछ ओवरहेड्स इंकर हुए होंगे इस ऑर्डर पे, लेकिन वो कितने इंकर हुए इस ऑर्डर पे वो अगर हम एक्चुअली पता चलाना चाहेंगे तो पीरियड एंड तक वेट करना पड़ेगा। फिर देख लेंगे ड्यूरिंग द ईयर कितने ऑर्डर आए थे, कितने ओवरहेड्स हुए थे, ऑर्डर वाइज डिवाइड कर लेंगे। लेकिन उस वक्त शायद बहुत देर हो जाएगी। पीरियड एंड मींस कम से कम महीना समझ आता है, महीना क्यों कह रहा हूँ, बिल है तो महीने बाद, लेकिन अगर सारे ओवरहेड्स देखने हैं तो शायद साल हो जाते। तो एक्चुअल ओवरहेड्स का कब पता चलेगा, पीरियड एंड पे। लेकिन हमें इस ऑर्डर से रिलेटेड ओवरहेड्स कब पता हो तो आइडियल सिचुएशन है जिस दिन ये ऑर्डर कंप्लीट, ताकि इसकी टोटल कॉस्ट मीन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पूरे हो और हम इसकी टोटल कॉस्ट की बेस पे अपने प्रॉफिट के डिसीजन ले सकें। यहाँ तक मेरी बात समझ आई सबको, क्या समझ आया? हम किस वक्त ओवरहेड्स कंसीडर करना चाह रहे हैं, जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। लेकिन इस वक्त हमें क्या नहीं पता होगा, अभी हमें एक्चुअल नहीं पता। तो देयरफॉर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है उसको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई मसला का चला हल तो निकालना ही है। तो नेक्स्ट लाइन लिखें। सवाल ये उठा है, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, हाउ मच ओवरहेड्स will be charged to this order। क्या कुछ ओवरहेड्स इस ऑर्डर पे चार्ज होने चाहिए? बस करें सर, चलिए, और चार्ज होने चाहिए सर, कितने? एक सवाल है। नेक्स्ट लाइन है, एक्चुअल ओवरहेड्स, actual overheads will be finalized at the end of the period। At the end of the ईयर ही करने चले, अभी मंथली के बजाय पूरे ईयर के बारे में सोच लेते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड, डेफिनेटली मंथली बेसिस पे अगर वर्किंग की जाए तो शायद पता चल जाए, लेकिन चले फिलहाल हम एंड ऑफ द पीरियड मींस पूरे साल की इकट्ठी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली कौन कौन से वैसे एक्चुअल जो है वो मंथली बेसिस पे भी होते जा रहे होंगे। ये बिल शिल जो है ये तो ठीक है, लेकिन मैं सबकी अब इकट्ठी बात कर रहा हूँ। ओवरहेड्स की सारी बहस है आज। कौन से ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एग्जांपल्स हर वक्त ज़हन में रखिएगा, 3-4। Actual overheads will be finalized at the end of at the end of the year। यहां तक मैंने जितनी बातें की हैं आज, कोई कंफ्यूजन? एक नजर मेरी रिक्वेस्ट है, गौर से देख लें, कोई भी इधर उधर की अगर चीजें इनमें आती है तो बता दें, वो निकालनी जरूरी है। जो मैंने बात की बस मैं यही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जरा फर्स्ट लाइन से पढ़ें। हमारी फैक्ट्री है, क्या बन रहा है, हमारा अकाउंटिंग कब स्टार्ट हो रहा है, ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। ऑर्डर किस दिन मिला है, क्योंकि पिछले साल नहीं मिला, देयरफॉर ये सीडी बीडी नहीं की स्टोरी नहीं। हम इस साल ही काम करेंगे। क्या क्या मंगवा लिया हमने, मटेरियल मंगवा लिया, लेबर ने काम कर लिया, ओवरहेड्स का मसला उठ गया। क्यों उठ गया? एक्चुअल का भी अंदाजा लगाना मुश्किल, एक्चुअल का पता चलाना अभी मुश्किल। देन बेटा फिर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मसले का हल। 3 जनवरी पे कुछ ना कुछ ओवरहेड्स चार्ज होना चाहिए। फिर इसका एक प्रोसीजर ही होता है, पहले मैं इसे जुबानी सुन लें, बाकी आपके लिए नई चीज मैं भी सब कुछ लिखता हूँ आपके सामने। इसका फिर तरीका भी होता है कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे बैठ जाएंगे, कागज पेन से लेकर बैठ जाएंगे और एक एस्टीमेट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के ओवरहेड्स कितने हो सकते हैं। किस दिन आप कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग बैठे हुए, लेट्स से 1 जनवरी को बैठ गए पीरियड के स्टार्ट पे। अब आपने एक एस्टीमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर की वर्किंग करनी है,
लेकिन डेफिनेटली ये इस तरह से नहीं कि ऐसा बस बैठे कागज पेन से लेकर अंदाजे शुरू हो गए। आप पिछले सालों के खर्चे सामने रख लेंगे, नेक्स्ट ईयर की कोई इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और उसकी बेस पे फिर एक प्रोजेक्टेड अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मींस फॉर एग्जांपल पिछले साल के बिजली के बिल सामने रखे हुए आपने, आगे होंगे वो, उनको साथ रख लिए और अब उनकी बेस पे कि आप नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट, मींस उससे पिछले सालों में कितने परसेंट बिजली बढ़ जाती है वगैरह, इसको कंसिडर करके नेक्स्ट ईयर की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। रेंट शायद नॉर्मली एग्रीमेंट हुए होते हैं, उसमें ये भी लिखा होता है कि कितने परसेंट इजाफा होना है, उसकी बेस पे आप नेक्स्ट ईयर का रेंट प्रोजेक्ट कर लेंगे। मशीनों का अंदाजा लगा के डेप्रिसिएशन किस मेथड से आप चार्ज कर रहे थे, इस साल WDV पे करनी है, स्ट्रेट लाइन पे करनी है, तो डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर लेंगे। अंदाजा लगा लेंगे कि रिपेयर मेंटेनेंस कितनी होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सब क्या कर रहे हैं आप। कोशिश आपकी डेफिनेटली ये होगी कि एज क्लोज एज पॉसिबल आप वर्किंग कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज अगर एस्टिमेटेड हो तो एक्चुअल से डिफरेंट होना कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज भी नहीं होगी, लेकिन आपकी कोशिश पूरी क्या होगी कि जितना एक्चुअल के नजदीक पहुंचा जा सकता है उतना आप पहुंच जाए। तो पिछले रिजल्ट्स और अगली प्रोजेक्शंस को बेस बना के आप एक एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर निकाल लेंगे सर? क्यों निकाल लेंगे आप? ताकि फिर ड्यूरिंग द ईयर, असल में हम करना क्या चाह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, फिर जैसे जैसे ऑर्डर्स, मैंने तो अभी ऑर्डर की एग्जांपल दी है, जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्डर्स कंप्लीट होते जा रहे होंगे उन एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस पे ऑर्डर्स को एक्सपेंस चार्ज करते जाएंगे ताकि कुछ रीजनेबल आइडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें साथ साथ पता चल जाए। लेकिन क्या साल के एंड पे जब एक्चुअल सारे फैक्ट्री ओवरहेड सामने आ जाएंगे तो फिर एक एडजस्टमेंट ये भी होनी चाहिए कि अगर कम या ज्यादा ओवरहेड्स चार्ज हुए हैं तो उनको फाइनली एडजस्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाए। फॉर एग्जांपल हमारा अंदाजा था कि 1 लाख के ओवरहेड्स इंकर होंगे और हमने उसकी बेस पे चार्ज कर दिया, लेकिन एक्चुअली सपोज 1,10,000 का एक्सपेंस इंकर हो गया, तो क्या 10,000 का खर्चा फिर और बढ़ाना पड़ेगा सर? और अगर वाइस वर्सा हो जाए, फॉर एग्जांपल 95,000 एक्सपेंस हो जाए, तो फिर डेफिनेटली वो एडजस्टमेंट पीरियड के एंड पे यकीनन हमें करनी चाहिए, लेकिन पीरियड के स्टार्ट पे बैठ के क्या सोच लेंगे एक एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ताकि साल के दौरान जितने ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कुछ रीजनेबल आइडिया हमें मिलता चलता जाए। सबको मेरी बात को समझ आई है? आए इसको लिख के करते, बाकी बल्कि ये दोबारा 2 क्वेश्चंस आपके जहन में होने चाहिए, इनका जवाब ढूंढ रहे हैं। कौन सा पहला सवाल है, क्या ओवरहेड चार्ज होने चाहिए सर? एक्चुअल का क्या पता चलेगा? नेक्स्ट लाइन में to calculate factory overheads, at the time of completion of order, at the time of completion of each order, we calculate, अब यहाँ आगे कुछ वर्ड्स नए आपके लिए आएंगे, ऐसे परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह एक एक वर्ड को गौर से देख के अंडरस्टैंड करेंगे। पहले लिख लेना, we calculate a factory overhead absorption rate, we calculate a factory overhead absorption rate at the beginning of the period to be used during the period as follows. To calculate factory overheads at the time of completion of each order, we calculate a factory overhead absorption rate at the beginning of the period to be used
ड्यूरिंग द पीरियड एज फॉलोस। हम क्या किस दिन किस लिए कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्या फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस दिन बिगनिंग ऑफ द पीरियड क्यों कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि ड्यूरिंग द ईयर जो जो ऑर्डर जिसका कंप्लीट हो रहा है उसके ओवरहेड्स कैलकुलेट। हम क्या किस दिन क्यों कैलकुलेट कर लेंगे। इम्पॉसिबल है ये बोलना, लफ्ज बोला ही नहीं जा रहा, फैक्ट्री लफ्ज ही नहीं बोला पूरा जा रहा। FAC एक एक करके पढ़ लो। सर खुद आट लेना, शुगल बाद में लगा लेंगे प्लीज मेरे भाइयों। हम क्या कब क्यों कैलकुलेट कर लेंगे। हम एक फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पीरियड के स्टार्ट में इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे ताकि ड्यूरिंग द ईयर जब जब ऑर्डर कंप्लीट हो हम उसके ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर सकें। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, एज फॉलोस। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इंशाल्लाह भी फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का जरा मीनिंग जरा थोड़ा सा सोच लेते हैं। एब्जॉर्ब क्या होता है इसका, जज़ब करना। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऑर्डर की कॉस्ट में जज्ब करना। एक और वर्ड अगर साथ चलने बाद में लिखता हूँ, अगली लाइन में लिखता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाना जी। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या इसको एक और लफ्ज में लिखने लगा, खुद जरा देखें जरा वो समझ आता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करने का रेट। किसकी जगह क्या वर्ड लिखे मैंने, एब्जॉर्प्शन की जगह अगर चार्ज बोलो, चार्ज का मतलब कितना खर्चा चार्ज करना है, कहाँ चार्ज करना है। लेजर देखें जरा, लेजर लेजर मटेरियल और लेबर आ गया हुआ है, कहाँ चार्ज करना है इसे, इस ऑर्डर में चार्ज करना। तो चार्ज या एब्जॉर्प्शन इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं, लिख लेंगे। क्या चार्ज करने के लिए क्या निकालने लगे हैं, वो चार्ज करने के लिए वो निकालने लगे हैं। देख ले सर, एक फॉर्मूला बनाना, इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन है, क्या चीज क्यों करने लगे हैं। मेरे क्वेश्चन से रिलेवेंट है सारे, हमें क्या पता, जो कर रहा है वो करे, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। एक रेट इसलिए बड़ा निकालने लगे ताकि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी कर लें। जी सर, इसका तरीका क्या होगा, पहले मैंने एक फार्मूला सा बनाना, मेरा ख्याल आप लोगों को कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा था वो जरा दोबारा रिवाइज करें। हम पीरियड के स्टार्ट में खड़े हैं, एंड पे स्टार्ट में खड़े हैं और फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम एस्टिमेटेड फैक्ट्री, estimated factory overheads of the next period, of the next period definitely, पीरियड के स्टार्ट पे, सर यकीन मन नेक्स्ट पीरियड, ये पीरियड के स्टार्ट पे नेक्स्ट पीरियड ही कहूंगा मैं, चलो करंट पीरियड, लेकिन पीरियड के स्टार्ट, मुझे सर कोई तो यस होगा सर, सुनको तो देखो, पीरियड के स्टार्ट पे इस पीरियड के फैक्ट्री एस्टिमेट हो। फर्ज करें, अब आगे ना लिखेगा करनी, पहले देखें बोर्ड। लेट्स अज्यूम, फिगर्स मैं बहुत सिंपल इसलिए रखा हूं कि मैं फिगर्स में नहीं फंसना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना। लेट्स अज्यूम हमारा अंदाजा है कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल होंगे 40,000। क्या क्या शामिल है इसमें, इसमें सब कुछ शामिल है, जितने ओवरहेड्स हैं वो सब शामिल है। तो ये 40,000 अमाउंट होगा। क्या ये किसी एक ऑर्डर की, ये सब ऑर्डर्स का जो भी हमारा ख्याल है कि ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन देन बेटा अब इस 40,000 को, अब 40,000 रुपीज है, अगर मैंने पर ऑर्डर बनाना है तो डिवाइड बाय क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स।
40,000 क्या है टोटल ओवरहेड्स। अब क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें इस साल में कितने ऑर्डर मिलने का चांस है, 1000, 500, 200 जितने भी हैं। लेकिन ये ऑर्डर्स जो होते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये सेम शर्ट्स के हों, इनमें वेरिएशन पॉसिबल है। तो ऑर्डर सही मुनासिब बेस नहीं होती, क्योंकि उसमें वेरिएशन हो सकती है, कोई 10 ऑर्डर शर्ट्स का है, कोई 20 शर्ट्स का है। हम कस्टमर को नहीं कह सकते कि हमें हमेशा ऑर्डर 10 शर्ट्स का देना। तो ऑर्डर्स नॉर्मली इसलिए बेस नहीं है क्योंकि ऑर्डर साइज डिफरेंट हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑर्डर साइज? क्वांटिटी ऑफ एन ऑर्डर 10 शर्ट्स ही, कोई 15 हो सकता है, 20, 100, 200। तो ऑर्डर्स को बेस बना के पर ऑर्डर निकालना शायद इसलिए सही नहीं क्योंकि हर ऑर्डर का साइज सेम नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम ऑर्डर साइज होगा तो ऑर्डर्स को बेस बनाया जा सकता है, पर ऑर्डर फैक्ट्री ओवरहेड्स निकलाएंगे। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल कि आपका ख्याल है कि 1000 ऑर्डर आएंगे, लेट्स अज्यूम। तो 40,000 डिवाइड बाय क्या हो गया, 1000 क्या अज्यूम किया मैंने, 1000 ऑर्डर। एक आंसर क्या आ जाएगा, 40 रुपीज पर ऑर्डर। क्या आ गया, 40 रुपीज पर ऑर्डर क्या आ गया, इफेक्टिव ओवरहेड्स आ गया। लेकिन नॉर्मली ऑर्डर साइज सेम ना होने की वजह से इसको बेस नहीं बनाया जाता। फिर बेस किसको बनाया जा सकता है, मशीन आवर्स को समटाइम बेस बनाया जाता है कि हर ऑर्डर पे कितने, मसलन एक शर्ट को बनाने में कितनी मशीन का टाइम लगता है। जैसे मशीनें शर्ट से बना रहे हैं, एक शर्ट को बनाने में सपोज हाफ आवर लगता है, आधा घंटा लगता है, स्टिच करने में घंटा लगता है, जो भी लगता है। तो फिर हम एस्टिमेट कर लेंगे कि हमें जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है उसमें कितनी शर्ट्स के ऑर्डर्स होंगे, कितनी टोटल शर्ट्स होंगी, और ऑन एवरेज हर शर्ट को कितना टाइम लगेगा। तो मशीन आवर्स को भी बेस बनाया जा सकता है। फिर एक बेस वो भी होती है जो मैंने शायद अभी लिखवाई, लेजर देखा जरा, क्या एम्प्लॉइज का टाइम भी लगना होता है। तो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे। तो ये डेफिनेटली जो बेस है ये हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर बताएगा। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि हमने बेस बनाया है लेबर आवर्स को, जो नॉर्मल बनाया जाता है। मीन्स से अब आप सेकेंडली ये एस्टिमेट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में, जिस ईयर की हम वर्किंग करें साल के शुरू में बैठ कर, उसमें कितने आवर्स एम्प्लॉइज अप्रोक्सीमेटली काम करेंगे। वंस अगेन, क्या ये एक्चुअल आवर्स हैं या एस्टिमेटेड आवर्स हैं? इस वक्त हमारी मजबूरी क्या है, हम एक्चुअल का वेट भी नहीं कर सकते और एक्चुअल हमें पता भी नहीं। एक्चुअल का वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, पीरियड एंड तक वेट करना पड़ेगा। करना हमें शुरू में है, देयरफॉर कुछ ना कुछ एस्टिमेशंस हमें करनी पड़ेंगी। तो लेट्स अज्यूम मैं इस वर्किंग को करते हुए बेस बना रहा हूं एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। क्या हमेशा लेबर आवर्स ही बेस होती है? गिवन बेसिस डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर लेट्स अज्यूम कि हमने लेबर आवर्स को बेस बनाया। फार्मूला पूरा करना प्लीज कर रहे हैं। ऑनलाइन थोड़ा सा तब आ जाए, ये फिगर तो ज्यूम कर ले, 40,000 मैंने क्या ज्यूम कर लिया है, और लेट्स जी 1000 लेबर आवर्स हैं जिनमें काम होना एक्सपेक्टेड है। 1000 मैंने क्या ज्यूम किया जी स्टोरी के बाद, एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। एक आंसर आ गया सर, सॉल्व करें। 40,000 डिवाइड बाय 1000, कैलकुलेटर अलाउड है सर। क्या आंसर आया, इस 40 का मीनिंग बताएं क्या है। 40 रुपीज पर लेबर, लिखे दोस्तों। तो व्हाट इज द, अगर सपोज मैंने मशीन आवर्स को बेस बनाया होता तो इसे कैसे बोलते, पर मशीन आवर। ठीक है, ऑर्डर को बेस बनाया होता पर ऑर्डर, तो अगर लेबर आवर्स को बनाया तो 40 पर लेबर आवर। एनी कंफ्यूजन? तो अब ये जो 40 पर लेबर आवर है इसका नाम क्या है, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। अब इस 40 रुपए की बेस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब मींस चार्ज कर देंगे। कहां चार्ज कर देंगे, प्रोसेस अकाउंट देखें जरा, प्रोसेस अकाउंट देखें सर।
हमारे इस ऑर्डर को कितने लेबर आवर्स लगे हैं, कितने लेबर आवर्स लगे हैं? 10। इस ऑर्डर ये 1000 वो 10, ये क्या चीज है? ये 1000 क्या है, वो 10 क्या है? ये 1000 क्या है? ये हमारा एस्टिमेट है कि इस पूरे साल में जितने ऑर्डर मिलेंगे उनमें इतने घंटे लगेंगे। तो अब हम करेंगे बेसिकली क्या, जिस ऑर्डर को जितने इतने घंटे लग रहे होंगे, जिस ऑर्डर को लेबर का जितना जितना टाइम पीरियड इन आवर्स लग रहा होगा, हम इस अब्जॉर्प्शन रेट को उन आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्ज करें अगर ये मैंने रेट निकाला होता मशीन आवर्स की बेस पे, तो फिर जिस ऑर्डर को जितने जितने मशीन के घंटे लगे होते हैं उतने उतने को हम उतने घंटों को हम इस 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैंने लेबर आवर्स की बेस पे वर्किंग की है, तो अब मैं क्या करूंगा फैक्ट्री आवर्स कैलकुलेट करते हुए, 10 लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज पर आवर। जरा अपने सामने वर्किंग प्रोसेस अकाउंट रखिएगा आप लोग, इसके ऊपर एक 150 भी लिखा हुआ, 10 इंटू 150, तो ये क्या है 1500। ये वो पैसे भी एम्प्लॉइज ने लेके घर चले जाना, ये एम्प्लॉइज के पैसे हैं। अब हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज जिस टाइम पीरियड में बैठ के काम कर रहे होंगे हमारी फैक्ट्री में, उस टाइम पीरियड में भी तो बिजली एसेट इस्तेमाल हो रहे हैं, एसेट्स की इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन उस टाइम पीरियड की जो है वो सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट करने की कोशिश हुई है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बेस्ड ऑन दिस वर्किंग कैसे वर्किंग करेंगे? अब लेबर आवर्स की बेस पे रेट है, तो कौन सा 10 उठा रहे हैं, ये सही क्लियर रखा है, कौन सा 10 उठा रहे हैं हम? तो 10 आवर्स, पहले वो 10 आवर्स की बेस पे लेबर कॉस्ट आई है, अब इन 10 आवर्स की बेस पे मल्टीप्लाइड बाय भाईजान 40, 400 की अमाउंट बन गई। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस 400? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। आ जाए वापस जरा अपना लेजर कंप्लीट करो। अब अगर सपोज ऑर्डर नंबर 2 कोई है, उसे लग गए 20 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाय 40, क्या कांस्टेंट रहना है? 40। कब तक कांस्टेंट रहना है? अब पूरा साल ये 40 40 40 किससे जरा खाता रहेगा? हर ऑर्डर के रिस्पेक्टिव आवर्स, किसी को 100 घंटे लग गए, किसी को 50 घंटे लग गए, तो हम ओवरहेड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेट कब कैलकुलेट हो गया है? पीरियड के स्टार्ट पे। अब ये कब तक इस्तेमाल होता रहेगा? ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ, एंड ऑफ द पीरियड जाके फिर क्या कोई कंपैरिजन भी होना चाहिए कि कितने चार्ज हो गए हैं और कितने होने चाहिए थे। तो इंशाल्लाह वहां चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी के करें। एक नजर मेरी रिक्वेस्ट पे नीचे पढ़ने, जो नीचे लिखा, नीचे मीन्स अब हम ऊपर वापस आ गए। एनी कंफ्यूजन सर? इस 400 को आगे सर्कल लगाएं। इसकी एक वर्किंग देखें 400 की, जो ब्रैकेट में वर्किंग हुई है 10 इंटू 40। बताएं क्या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है? इसमें 10 घंटे एक्चुअल नहीं है, आवर्स एक्चुअल है, लेकिन 40 क्या है, वो एक्चुअल नहीं है, इसलिए ये 400 रुपया एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ दिस ऑर्डर नहीं है। फिर ये क्या है? इसका भी नाम दिया जाता है, वही जो लेना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए उसे? एस्टिमेटेड की जगह वो वाला दे दें, 40 के एब्जॉर्प्शन रेट है, तो इसे कहेंगे एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री। एब्जॉर्ब्ड, क्या ये जज़ब हो गए इसमें? लेकिन एब्जॉर्ब के साथ स्लैश करके लिखें जरा, चार्ज फैक्ट्री। कितना खर्चा इस ऑर्डर का फैक्ट्री ओवरहेड्स का चार्ज हो गया, हर ऑर्डर पे कितना अब्जॉर्ब होना था, सॉरी हर घंटे पे कितना अब्जॉर्ब होना था, हर घंटे पे 40, देयरफॉर 10 घंटे के लगे तो 400 क्या हो गया है सर? एब्जॉर्ब हो गया है। तो 400 की डबल एंट्री बोले,
वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, क्या ये एक्चुअल अमाउंट एंट्री हो रही है? ये एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री है। एनी कंफ्यूजन सर? देन अगर ये 3 तारीख का ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो ये जरा लेजर बैलेंस करें तो इसका सीडी कितना होगा? क्या इसी साल शुरू होकर इसी साल खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है? टोटल खर्चा कितना बना? 2900। अब 2900 सीडी 0 क्यों है? ऑर्डर कंप्लीट हो गया सर, शेयर्स बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये 2900 फिर क्या कहलाएगा? क्या रेफरेंस यहाँ आ जाएगा? फिनिश गुड्स। व्हाट इज द डबल एंट्री? फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस। तो हमारी ख्वाहिश ये थी इस सारी स्टोरी में कि जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चले। क्या 2900 इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? 2900 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी क्यों है? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं। मटेरियल लेबर ओवरहेड जमा करें तो क्या चीज आती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना हो तो वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि ना कुछ ऐड और ना लेस हो। अब आ जाए यहाँ 40 कैलकुलेट हुआ, बल्कि सॉरी वापस जाइए तो वो जो एंट्री आपने 2-3 दफा बोली है मेरे कहने पे, होपफुली वो जरा अगर एंट्री लिख लें यहाँ एक दफा। 400 की डबल एंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ये डबल एंट्री पूरा साल ऑर्डर्स की कंप्लीशन पे होती चली जाएगी? मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक ऑर्डर की एग्जांपल ली है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ये बात मैंने क्लियर है कि ड्यूरिंग द ईयर जब फर्दर ऑर्डर्स होंगे उन पे जितना टाइम होगा उनको 40 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास अब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट आती चली जाएगी। तो अब आ जाए सर, लेट्स अज्यूम पीरियड एंड आ गया। एट द एंड ऑफ द पीरियड a factory overhead account at the end of the period, a factory overhead account, या आ रहा है factory overhead account will look like as follows. हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट सर, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट विल लुक लाइक एज follows. फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कैसा नजर आ रहा हो? बनाइए एक फैक्ट्री ओवरहेड। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग इस वक्त मैं किस डेट पे खड़ा हो गया हूँ? पीरियड एंड हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर आप अकाउंटेंट जरा विजुलाइज करें। ड्यूरिंग द ईयर यकीनन एक काम तो क्या हो रहा होगा, जब ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उन पे फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो रहे होंगे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डेट्स पे जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस होंगे क्या उन्हें भी हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे? फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आ गया, क्या एंट्री कर रहे होंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कैश है, रिपेयर मेंटेनेंस का कोई बिल आ गया, साल गुजर गया, पीरियड गुजर गया, कोई डेप्रिसिएशन की वर्किंग अगर होगी तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस का बिल आ गया, खर्चे डेबिट करते जा रहे हो, लेकिन क्या उन खर्चों को फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की डेबिट साइड पे ट्रांसफर भी करते जा रहे हैं? तो ये चीज नहीं भूलनी आपने कि एक्सपेंसेस ने डेबिट होना है, हाँ उन्हें इकट्ठा करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का लगे। तो क्या एक्चुअल एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ रहे होंगे? सर जी आ रहे होंगे सर, तो 3-4 एग्जांपल्स बोल के लिखना जरा।
रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, लिख लें सर। रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी एक्चुअल खर्चे होंगे वो सारे किस साइड पे कब रिकॉर्ड होते जा रहे होंगे। एक्चुअल आते गए, मंथली आते गए, एनुअली आते गए, हम फाइनल करते रहे, खर्चा डेबिट कर दिया। डेबिट, यस सर, डेबिट है। अब वो एंट्री देखे जरा लेजर में वापस आए, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में वो एक एंट्री और भी तो आप बना रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। क्या उस एंट्री का भी कोई इफेक्ट यहाँ आ रहा होगा किस साइड पे? ड्यूरिंग द ईयर आप क्या करते जा रहे होंगे, इस एंट्री को भी पोस्ट कर रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन ऑर्डर नंबर 1, उसके ओवरहेड्स यहाँ कितने आ रहे होंगे? रुक दे एक मिनट, लिखना रुक दे, 400। अब मैंने सिर्फ एक ऑर्डर की एग्जांपल ली है, क्या अगर कोई और ऑर्डर होगा उसकी भी आप यही एंट्री कर रहे होंगे? क्या सर, क्या सर? तो मैं अब उनकी फिगर नहीं कर रहा, मैं इकट्ठा करता हूं अभी। जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनके एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की आप क्या एंट्री करते जा रहे होंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। मींस टू से डेबिट साइड पे एक्चुअल खर्चा इकट्ठा हो जाएगा, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब्ड खर्चा इकट्ठा होता है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जरा सही वर्ड जो आगे जाके हमने यूज करना वो ठीक है, एस्टिमेटेड बेसिस पे ही है, लेकिन उसको क्या नाम दे दिया हमने? एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे हो जाए। और एब्जॉर्ब्ड का दूसरा नाम भी जहन में रखें, चार्ज्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे हो जाए। किस साइड पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, किस साइड पे क्या इकट्ठा? अब ये काइंडली अगर मुझे 5 मिनट अलाउ कर दें आप, तो बात मैं पूरी करूं, फिर आपके लिए लिखा मैंने, तो आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। डेबिट साइड पे क्या इकट्ठा हो जाएगा और क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब इकट्ठा। लेट्स अज्यूम डेबिट साइड का टोटल खर्चा 42,000, इस साल का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल खर्चा 42,000 था, और एब्जॉर्ब खर्चा लेट्स अज्यूम 40 हो गया। डेबिट साइड पे क्या है, क्रेडिट साइड पे क्या है? क्या ये पॉसिबल है कि एक्चुअल 40 और एब्जॉर्ब भी 40? अल्लाह करे। पीरियड एंड पे एक्चुअली खर्चा उतना ही हो गया जो चार्ज हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था। अगर ऐसे ही हो जाए तो क्या हमें किसी एडजस्टमेंट की कोई जरूरत रहेगी सर? हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या जो खर्चा चार्ज होना चाहिए था वो चार्ज हो गया है? आप बताएंगे कितना चार्ज होना चाहिए था? एक्चुअल जो चार्ज होना चाहिए था क्या उतना ही चार्ज हो गया है? तो फिर हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अकाउंटेंट की जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है, इतनी मायूसी वाली की बात भी नहीं है। जब भी अकाउंटिंग मुश्किल हो जाए तो क्या हमें कोई टेंशन होनी चाहिए? हमें खुशी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लोगों को आप नौजवानों की जरूरत पड़ जाएगी। अगर अकाउंटिंग होती 2 + 2 = 3, तो ये तो सारे ही कर लेते, लेकिन क्योंकि 2 + 2 = होता है 4, तो आप नौजवानों को बुलाया जाएगा। 2 + 2 = 4 ही होता है। तो जब भी कभी अकाउंटिंग मुश्किल लगना शुरू हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए मेरा तो। अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स अकाउंटिंग कर सकते हो, बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग कर सकता हो, तो हम भी कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? क्योंकि लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन आपके लिए फिंगर टिप्स पे। तो क्या जो मैंने 42 लिखा है और 40 लिखा है आपको पता नहीं इससे क्या होना है? आपको पता लग गया होगा। क्या आपको नहीं पता कि 40 = 40 का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो जाए तो क्या आपको नहीं पता, कंसंट्रेट एक्चुअल खर्चा ज्यादा, तो क्या आपको नहीं पता कि 2000 का खर्चा और रिकॉर्ड होना चाहिए? और अगर एक्चुअल खर्चा कम हो जाए तो क्या आपको नहीं पता कि खर्चा ना तो ज्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए ना कम रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या इस केस में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है और 37 तो रिकॉर्ड हुआ है? चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है? क्या 3000 से एक्सपेंस रिवर्स होना चाहिए? इतनी सी बड़ा बात है, इससे मुश्किल क्या है? तो अकाउंटेंट की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। अगर अकाउंटेंट छुट्टियों से पहले छुट्टियां और छुट्टियों के बाद छुट्टियां ज़हन से निकाल दे तो अकाउंटेंट की जिंदगी बहुत पुरसकून है। तो इशू सिर्फ ये है, जो मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा बल्कि सुबह से नहीं बोलना चाह रहा था, असल इशू ये है। छुट्टियों से पहले की 15 छुट्टियां, बल्कि 15 से भी ज्यादा हुई हैं, जैसे ही रमजान शुरू हुआ है छुट्टियां, और छुट्टियों के बाद की छुट्टियां भी आप देख ही रहे। अगर ये हम ज़हन से निकाल दें तो ठीक है, छुट्टियां छुट्टियां हैं, तो काउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं। तो काइंडली यहां तक लिख लें, इसके नीचे 2-3 लाइनें रखनी है जहां पे टोटल करना पड़े, बल्कि चले अब लाइनें रहने में, बस यहाँ तक लेजर खोलना। ये क्लियर कर ले, मैंने 40,000 और 42 और 40 क्या अज्यूम किए, इनके नाम बोलने लिखने लिखना रहा, इसमें बॉक्स वगैरह बना के लेफ्ट साइड पे इनके नाम, राइट साइड बना। नीम अकाउंटेंट्स को मेरा मशवरा ये है, नीम अकाउंटेंट्स थोड़े थोड़े से हैं, थोड़े से नहीं, कि मेरे से पूछ लें, या अगर मेरे लेवल की बात नहीं है तो रहने दो, फिर आपस में। नहीं, वो तो मुझे पता है कि पढ़ाई की बात कर रहे होंगे, तो मेरे लेवल की बात है तो बोलने भी नहीं देना चाहता। मैं चाहता क्यों? मैं वही चाहता हूँ बेटा जो आपको पता है। तो इंसानियत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि और भी आप जो सोचना चाहें आपको डेफिनेटली खुली इजाजत है, उठते बैठते जो मुझे कहना कहा करें, कोई इशू नहीं है। जी सर, एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड में डिफरेंस हो सकता है सर। अगले मेरे वर्ड जरा ध्यान से सुने, क्या ये अंडर अब्जॉर्ब सिचुएशन है या ओवर अब्जॉर्ब सिचुएशन? ओवर अब्जॉर्ब्ड है। अंडर अब्जॉर्ब्ड है, ओवर अब्जॉर्ब्ड है? अंडर अब्जॉर्ब कब होगा? जब अब्जॉर्ब कम होगा। इसे कोई साइंस नहीं बना लीजिएगा। अंडर अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब कम है। ओवर अब्जॉर्ब हो सकता है कब? अगर अब्जॉर्ब ज्यादा हो। तो कोई साइंस नहीं, एक्चुअल के चक्कर में ना पड़े, डेफिनेटली वैसे भी बोला जा सकता है। ओवर अब्जॉर्ब कब? जब अब्जॉर्ब ज्यादा है। और अंडर अब्जॉर्ब कब? बाकी अगर आपने वाइस वर्सा बोलना, मुझे एतराज कोई नहीं, एक्चुअल के साथ भी बोला जा सकता है। अंडर अब्जॉर्ब कब? जब एक्चुअल ज्यादा होगा। अंडर अब्जॉर्ब है या ओवर अब्जॉर्ब है? अंडर है या ओवर है? तो एक्चुअल ज्यादा है। अंडर अब्जॉर्ब है, कम अब्जॉर्ब। ओवर अब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, बस इतना ही काफी। अब बताएं, अंडर अब्जॉर्ब होना चाहिए, ओवर अब्जॉर्ब होना चाहिए? ना अंडर होना चाहिए ना ओवर होना चाहिए। अब अगला काम जरा पहले देखने हैं, अब हम किस वक्त खड़े हैं और हमें क्या क्या पता चल गया है। ये एंड पे खड़े हैं, एक्चुअल भी पता चल गया है और अब्जॉर्ब भी पता चल गया। तो अब फाइनली ना अंडर अब्जॉर्ब होना चाहिए ना ओवर अब्जॉर्ब होना चाहिए, जो भी मसला है उसे हल होना चाहिए। तरीका उसका क्या है, बोर्ड पे देखना। पहले एज इट इज ये ले जो मैंने कर दिया बैलेंस, आप ना करें करना। चेक करें मैंने बैलेंस ठीक किया। मेरे डेबिट्स का टोटल 42 है, क्रेडिट्स का टोटल 40 है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। यस सर, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा ना करो यार। लेकिन मैंने तो ये कहा था, ये जरा चेक करें अपने, आप लेजर बना कौन सा रहा है?
मैंने तो कहा इसमें कोई सीडी नहीं होता, तो ये कोई सीडी नहीं आया, ये कोई सीडी नहीं, इसे एडजस्ट होना इसी पीरियड में। क्या ये इसी पीरियड का एक्स्ट्रा खर्चा है जो इस पीरियड में चार्ज होना है, इसे और चार्ज होना, तो ये कोई सीडी नहीं आया। फिलहाल हमने बैलेंस करके निकाल लिया कितना और चार्ज होना, कितना और चार्ज होना है या रिवर्स होना, कितना चार्ज हुआ हुआ 40 एक्चुअल के मुताबिक होना चाहिए, तो 2000 और चार्ज होके बात खत्म हो जाना चाहिए। देन सर ये सारी बहस इस वक्त हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स की, तो अब इस एक्सपेंस ने चार्ज होना है, कहाँ चार्ज होना है, बस ये हमें जरा ढूंढना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अपने ज़हन में जरा इनकम स्टेटमेंट लाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सबसे ऊपर क्या आता है, आगे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल में एक सेकंड रुको, कॉस्ट ऑफ सेल में एक सेकंड रुको, कॉस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे और एब्जॉर्ब्ड वाले फिलहाल होंगे या एक्चुअल वाले फिलहाल होंगे? एब्जॉर्ब्ड वाले 40,000, हम तो पूरा साल क्या करते रहे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट, अब्जॉर्ब्ड वाले आ रहे होंगे, तो फाइनली इन फैक्ट्री ओवरहेड्स के 40,000 का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा होगा विद इन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो सिंपल सा काम क्या हो जाएगा, जहां फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं अब्जॉर्ब्ड हैं, वहां 2000 को इस केस में क्या किया जाए, प्लस कर दिए या माइनस कर दिए जाए, प्लस कर दिए माइनस कर दिए, कब प्लस कर देंगे कब माइनस कर देंगे, अगर अंडर अब्जॉर्ब होगा तो प्लस कर देंगे और अगर ओवर अब्जॉर्ब होगा तो माइनस कर देंगे। आखिरी चीज बस जो आपको याद करवानी है कि हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स है नहीं कि जो प्लस माइनस कर दें, हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे, तो टेंशन फ्री रहे, इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट होगा। इस केस में ये बता दें 2000 ने प्लस होना है या माइनस होना है, प्लस होना है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होना है। अब कॉस्ट ऑफ सेल एक खर्चे का नाम है, इनकम का नाम है, वो सेल का नाम है, ये कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होके बढ़ेगी या क्रेडिट होगी? तो ये बेटा बड़े आराम से एक एंट्री कैसे बन जाएगी कि हम अगर इसके साथ लिख दें कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्या ऑटोमेटिकली डबल एंट्री बन भी गई? क्या बन गई है? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो रह गया था उसको निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करना, तो क्या डबल एंट्री बन गई? और क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेजर्स बराबर हो गया सर? नेक्स्ट ईयर का बीडी बता दें जरा, कोई ये सीडी नहीं है, ये सीधा कहाँ गया है, एंट्री बोले, एंट्री बोले कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है यहाँ तक? जी बेटा फाज जो आप बात करें वो भी है, लेकिन वो चीज अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जी शाहजेब साहब जो आप बात करें बेटा इस तरह नहीं होता, हमें भी अंदाजा है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं फिलहाल अब्जॉर्ब्ड हैं, तो देयरफॉर हमने भी प्रॉफिट मार्जिन अकॉर्डिंगली अब्जॉर्ब्ड ज़हन में रखे, जरा ज्यादा ही रखा होना। तो ऐसी बात नहीं है, बिजनेसमैन को सब कुछ पता होता है, अपना नुकसान इंशाल्लाह वो नहीं होने देगा। तो ये जो डिफरेंस है वही आना चाहिए जहां फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। कहाँ होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एडवांस सेलिंग में या कॉस्ट ऑफ सेल्स में? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही एडजस्टमेंट होती है। लेकिन क्या ये हमेशा एंट्री यही होगी? क्या ये ऑपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है? अब बेटा ऐसा कीजिएगा, नेक्स्ट एक लाइन लिख लें जरा, उसमें बात तक कंप्रिहेंसिवली हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर absorbed means charged
फैक्ट्री ओवरहेड्स। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बस हेडिंग लिख के रुक जाइएगा, अगली जो मैंने बात करनी पहले सुन लीजिए। एक ट्रीटमेंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। किसका ट्रीटमेंट वैसे डिस्कस कर रहा हूं? अंडर ओवर अब्सॉर्ब का। तो हमने अभी क्या बात कर ली है, मत लिखिएगा अभी, पहले बात पूरी सुन लीजिएगा। एडजस्ट इन अंडर या ओवर हो, एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसका बेटा कोई साइंस नहीं बनाना आपने, इसका आसान तरीका सिर्फ क्या है, एंट्री कभी आपने कंफ्यूज नहीं करनी। सिंपली क्या करना, फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर डेबिट साइड पे हमेशा क्या होगा, एक्चुअल। क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या होगा, अब्सॉर्ब। जरा एक्चुअल की कोई एंट्री बता दें जरा, देख के नहीं, इस तरह नहीं है, पता है आपको है। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। बोलने नाम तो नाम बोले, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह क्रेडिट। दोबारा बोल दें, एक्चुअल की एंट्री बोलना। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम बोल के बोलने हैं तो वो बोलने, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। ऑपोजिट साइड पे अब्सॉर्ब की एंट्री बोले, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज हम एक्चुअल और अब्सॉर्ब की बेस पे लिख लिया। देन फाइनली बस हम लेजर बैलेंस किया करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल डेबिट बैलेंस आ जाए, इतने बड़े हो चुके हैं आप, डेबिट बैलेंस आ जाए तब भी कॉस्ट ऑफ सेल लिख देंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तब भी कॉस्ट ऑफ सेल लिख के ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी, और इंशाल्लाह वही बन जाएगी जो बननी चाहिए। अगर डेबिट बैलेंस आ रहे तो एंट्री बोले क्या बनी है, ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट क्यों है, क्योंकि अंडर अब्सॉर्ब था, हमने बढ़ाना, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। और अगर ये ओवर अब्सॉर्ब था तभी क्रेडिट बैलेंस आएगा। उस केस में हमने क्या करना है, खर्चा कम करना है। बोले अंदर एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो ये ऑटोमेटिक एंट्री बनेगी। आपने सिंपली क्या किया करना है, लेजर बैलेंस करना है, जिधर डिफरेंस आ रहा है उधर कॉस्ट ऑफ सेल लिख के एंट्री बनाना है। और कॉस्ट ऑफ सेल कब डेबिट हो रही होगी, जब अंडर अब्सॉर्ब होगा, और कब क्रेडिट हो रही होगी, जब ओवर अब्सॉर्ब होगा। इसकी साइंस में हमें जानने की कोई जरूरत इंशाल्लाह नहीं। डन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? लेकिन बेटा इसका एक और ट्रीटमेंट भी है, किसका, अंडर ओवर अब्सॉर्ब का। एक तरीका ये है कि पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही ठीक कर लें, क्या वो पहले गलत है? अगर अंडर है या ओवर है तो गलत है, एट द एंड ऑफ द पीरियड गलत है, तो उसकी एडजस्टमेंट कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल को ठीक करने के बाद ही सही ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। किस जगह एडजस्टमेंट कर लें, फिर क्या कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल को एडजस्ट कर लें और फिर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। एक और तरीका भी है जो एक्सेप्टेबल कंसिडर होता है कि आप पहले कॉस्ट ऑफ सेल एज इट इज रख के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। क्या चीज एज इट इज रख के क्या निकाल लें, और रादर देन के कॉस्ट ऑफ सेल को प्लस माइनस करके ठीक करें, आप सिंपली क्या करें, एडजस्ट इन ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एडजस्ट इन ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद अंडर ओवर अब्सॉर्ब को रादर देन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर प्लस माइनस करने के बजाय ग्रॉस प्रॉफिट पहले अनएडजस्टेड निकाल लें, अनएडजस्टेड बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल जो कैलकुलेटेड थी, और बाद में इसको एडजस्टेड में कन्वर्ट कर। तो इस केस में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिक एंट्री बननी है। ऐसे ऊपर वापस एग्जांपल में, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये कहा हो कि आपने एडजस्टमेंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लेजर बैलेंस करेंगे। कर दिए? अब 2000 बता दें क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, 2000 ग्रॉस प्रॉफिट बेटा अंडर अब्सॉर्ब है,
आ रहा है, उधर ही आ रहा है, ये अंडर ऑब्जॉर्ब फिगर है। अब इस अंडर ऑब्जॉर्ब का लॉजिकली होना क्या चाहिए, क्या खर्चा बढ़ना चाहिए, और क्या इन अदर वर्ड्स ये कह सकता हूं कि खर्चा बढ़ाने की बजाय प्रॉफिट कम करना, क्या एक ही बात है, या क्या बढ़ा लें, एक्सपेंस बढ़ा के जीपी कम कर लें, या फिलहाल जो अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से एडजस्टमेंट मींस प्लस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट में या कम कर दें, एक्सपेंस बढ़ना है कम होना है, तो या एक्सपेंस बढ़ा लें या एक्सपेंस बढ़ाने की बजाय प्रॉफिट कम कर दें। वो एक ही बात कैसे, ये तो डिफरेंट होगी बात। और सभी खर्चा बढ़ा लें या प्रॉफिट कम कर लें, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या खर्चा बढ़ा के भी प्रॉफिट कम ही होना है? तो दूसरा तरीका क्या है, खर्चों को ना छेड़ें, सीधे क्या करें, प्रॉफिट ही कम कर दें, और वो भी कैसे कम कर दें, बोर्ड पे गौर से देखना। वन सेकेंड, हमें किसी साइंस में नहीं जाना, सिंपली अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। क्या ऑटोमेटिक एंट्री बनती है सर, क्या बनती है सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो क्रेडिट हो रहा है, कौन सा लेजर है ये, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, तो क्या प्रॉफिट डेबिट होके कम होता है? तो वन सेकेंड, हमें किसी साइंस में नहीं जाना, हमें सिर्फ क्या ढूंढना है कि एग्जामिनर हमसे कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करवाना चाहता है या ग्रॉस प्रॉफिट में। हम सिंपली क्या करेंगे, जहां एडजस्टमेंट करनी है वर्ड्स लिख के डबल एंट्री बना लेंगे। क्या अल्टीमेट इफेक्ट ठीक हो जाएगा? दोबारा सोच लें, डबल एंट्री बोलें। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से मुराद, प्रॉफिट तो डेबिट होके बढ़ता है, प्रॉफिट क्या क्रेडिट फिगर होती है डेबिट फिगर होती है? प्रॉफिट तब आता है जब सेल ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, तो क्रेडिट्स ज्यादा होते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो अगर हमें प्रॉफिट कम करना है तो उसे डेबिट करके फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर खत्म होता है। कुछ हजम है सर? नीचे है, तो एडजस्टमेंट कहाँ या कहाँ हो सकती है? हमारा काम क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनाएंगे, एक्चुअल लिखेंगे, एब्जॉर्ब लिखेंगे, लेजर बैलेंस कर देंगे, और जिधर डिफरेंस आ रहा है उसे लिखने के बाद रेफरेंस लिख के डबल एंट्री बना लेंगे। एक सेकंड, बात पूरी करने जरा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी होती तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट कब होगा आपके ख्याल में? ये यहाँ बढ़ना चाहिए क्या, सोच रहे जरा। अगर ओवर एब्जॉर्ब हुआ तो इसका मतलब ज्यादा एक्सपेंस चार्ज हो गए, तो क्या एक्सपेंस ज्यादा चार्ज होने से वक्ती तौर पे प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा क्रेडिट करके। और अगर ये अंडर एब्जॉर्ब होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट करने की जरूरत क्यों होगी? आई होप कि आप सही बोल रहे हैं, कोशिश अच्छी है, लिखें। तो बेटा एक और एडजस्टमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी फिर बहस की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ बहुत से ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने मुसलसल मेरी इस डिस्कशन में ये तो मुझे पूछते रहे आप कि अगर वो हो जाए तो क्या होगा, और अगर ये हो गया तो क्या होगा। आई होप कि आपने इतना भी सुन लिया होगा कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो इंशाल्लाह कल भी हो जाएगा और वो परसों भी हो जाएगा, लेकिन आई होप कि जो हो गया है वो आपने सुन लिया है। बेटा ऑर्डर्स में नहीं कर सकते, कुछ और कहना चाहते हैं शायद आप। तो सर जी पूरे साल की स्टेटमेंट है, पूरे साल में हमने खर्चे जो रिकॉर्ड किए थे ऑर्डर्स में, उन्हीं की बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बननी है। जितने ऑर्डर आए होंगे उतने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स होंगे, उतने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के फिगर्स होंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ रहे होंगे और कॉस्ट ऑफ सेल में इसका इफेक्ट आ रहा होगा। जो ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिए होंगे, अब उनकी कॉस्ट कैसे हम दोबारा ठीक कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल नहीं है, जो ऑर्डर हमने भेज दिया अब उसका तो कुछ नहीं कर सकेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने बात की, बड़ा ये क्लियर है।
और बेटा फारूक, क्या ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है? क्या यूनिट्स की बेस पे भी ये ऑप्शनेट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार? लेकिन क्या ये हो सकता है जो आज हुआ है? ये तो रहने दें, अगर वो हो जाए तो क्या होगा? इंशाल्लाह जो होगा हमें लग पता जाएगा। आ जाए, अब आपने जो कह दिया है 16-17 मिनट रुक पड़े हुए हैं, शुरू करें। सवाल नंबर 2 ढूंढे। किसी को याद हो कि हम तो प्रोसेस अकाउंटिंग पढ़ रहे थे? कहीं भूल ना जाए, क्या हो बेटा? रियली अप्रिशिएट कि आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन कंडी इस तरह मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं होता कि वो बात जो कल होनी है परसों होनी है वो आ जाती। लेकिन चले, मेरा ख्याल है एक आपको तो अंदाजा हो जाए कि मकसद होनी के। अब वंस अगेन कॉस्ट को सीरीज को इजी ले रहे हैं, जिस तरह इंट्रो को ले रहे थे आप लोग किसी जमाने में। लेकिन क्या FA1 पढ़ने के बाद अब आपका ये सवाल तो नहीं रहेगा कि ये हो सकता है? आज आप मेरा ख्याल है छुट्टियां खत्म करें, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। पहले कौन सी छुट्टी है? पहले खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 सर, अ केमिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग, पेज नंबर कौन सा आ गया सर? आ गए सर, पेज नंबर 46। ये तो कमाल ही होगी। A chemical is manufactured by passing through, सेम क्वेश्चन जो कल शायद किया उसी तरह का होगा, सवाए उसके कि जो चीज आज मैंने डिस्कस की बस ये आनी है बीच में। A chemical is manufactured by passing through two processes X and Y using two types of direct material A and B. In process Y, underline करें, a byproduct is also produced, which is then transferred to process Z for where it is completed. ये कहाँ है byproduct? फिर वो कहाँ जाती है? फिर Z में शायद उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। हो सकता है। एक तो ये भी हो सकता है ना, हम एज इट इज उसे भेज दें बाय प्रोडक्ट को, लेकिन अगर हमें कोई उम्मीद हो कि इस बाय प्रोडक्ट पे फर्दर कोई काम करके ज्यादा कमाया जा सकता है, तो क्या फर्दर प्रोसेस करने में कोई हर्ज तो नहीं सर? तो किस में क्या भी बनता है और वो कहाँ जाता है? वाई में बाय प्रोडक्ट भी बनती है और वो प्रोसेस जी में जाती है। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ एक्चुअल डेटा हैज बीन एज फॉलोज। 3 प्रोसेसेस एक्स वाई जी, लेफ्ट साइड से शुरू करें। आउटपुट ऑफ मेन प्रोडक्ट, आउटपुट ऑफ बाय प्रोडक्ट केजीज में, डायरेक्ट मटेरियल ए के 9500 यूनिट्स हैं और आगे रुपीज हैं, सही देखिएगा, 1,23,500 रुपए हैं, रुपए हैं सर। डायरेक्ट मटेरियल बी एडेड इन प्रोसेस के पहले केजीज हैं और फिर आगे उसके रुपीज हैं, 2 रॉ मटेरियल्स हैं, ऐसे ही सर। डायरेक्ट वेजेस के रुपीज हैं। स्क्रैप वैल्यू सिंपली अनदर नेम फॉर रिकवरी वैल्यू, लिखे रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस, चीजें स्क्रैप हो गई हैं उसकी रिकवरी वैल्यू पर यूनिट दी हुई है। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज 4, 5 and 5 respectively. Factory overheads underlying are absorbed at the rate of to 40% of direct wages. अब ये बेस बनाना, आप बताएंगे इसमें उसने किसको बेस बनाया हुआ? वेजेस को बेस बना के to 40% रेट निकाल दिया। तो मैंने आपको दो तीन बताई थी, वो तो सिर्फ एक आइडिया के लिए थी, हम बेसिस कोई भी हो सकती है। मैंने कौन कौन सी बताई थी? वैसे ऑर्डर हो सकते हैं, मशीन आर हो सकते हैं, लेबर आर हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं। यहाँ क्या है? तो हम क्या करेंगे? और फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब निकालने हैं, इस परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 250% नहीं, सॉरी 240%। तो एक रेट दिया, अगर हम डायरेक्ट वेजेस को 240% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे, अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। और एक लफ्ज और भी है जो मैं आज नहीं बोल रहा, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ द वीक 65,000 की एंट्री बताएं।
इतनी सरप्राइजिंग न्यूज, इस हद तक सरप्राइज, एक्चुअल की हम एंट्री बोल रहे हैं, ये तो वर्ड पहली दफा हमने सुना। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, एक्चुअल डेबिट साइड पे आना है, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में, वर्क इन प्रोसेस का लेजर ज़हन में बनाया जरा। अगर अब्जॉर्प्शन की स्टोरी हो, अगर अब्जॉर्प्शन रेट्स दिए हो, तो क्या अब्जॉर्ब्ड वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पे आना है, ये एक्चुअल सोच के थोड़ी देर पहले देखें रजिस्टर, देखें एब्जॉर्ब्ड आना है या एक्चुअल आना है। अगर एब्जॉर्प्शन की स्टोरी है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में एक्चुअल आना है और वर्क इन प्रोसेस के लेजर में एब्जॉर्ब्ड आना है। क्या डबल एंट्री बननी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट, पहले एब्जॉर्ब होने हैं फिर कंपेयर होने हैं एक्चुअल से, और पीरियड एंड में फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब का डिसीजन होना है। पहले साथ साथ क्या होना है पूरा साल, एब्जॉर्प्शन होनी है, फिर एक्चुअल रिकॉर्डिंग होनी है, फिर एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल की बेस पे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आनी है। ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब कहाँ आना है, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में या वर्क इन फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में? आई होप कि आपने सही बोला, फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में, अंडर ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स आनी कैसे है, एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करके। आगे चले, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द वेब प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू प्रोसेस जी वाज 22 पर यूनिट। बाय प्रोडक्ट की स्टोरी बोल रहे हैं यार, काफी दिन ही हो गए। कॉस्ट एलोकेट होती नहीं, और अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर रिकवरी वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होती है, वरना सेल भी बन सकती है, अदर इनकम भी बन सकती है। रिक्वायर्ड क्या है, प्रोसेस अकाउंट एक्स वाई एंड जी, नॉर्मल abnormal लॉसेस एंड गेन्स अकाउंट एंड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट अपने जहन में खोल लें जरा, कितनी साइड है इसकी, पहला मेन मसला तो हल हुआ। डेबिट साइड पे क्या आना है, एक्चुअल, क्रेडिट साइड पे और अंडर ओवर अब्जॉर्ब। अगर अच्छा सॉरी एक पॉइंट रह गया रजिस्टर को, अगर क्वेश्चन साइलेंट और बताया ना, दो ट्रीटमेंट्स मैंने बताया था सर, एक सेंटेंस रह गया। मैंने दो ट्रीटमेंट सेंटेंस बताए हैं रजिस्टर में कि या कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना, नोट लिखना है, नोट लिखना, कहाँ लिखना है, काइंडली रजिस्टर में जरा लिखना। अगर क्वेश्चन में बताया हो कि कहाँ एडजस्टमेंट करनी है फिर तो वेल एंड गुड, ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो नॉर्मली कहाँ होती है लिखना जरा। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ, if there is no information of where to adjust, under over absorbed factory overheads, then adjust in, ये सेंटेंस की सेंस समझ आ गई क्या लिख रहा हूँ? अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, then adjust in cost of sales, means by default आप cost of sales ही ज़हन में लाइएगा। क्या रिमेनिंग टाइम में हम प्रोसेस एक्स बना लेंगे? मतलब एक सवाल है, सवाल उठा है, जब तक इसको अप्लाई करके नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा, मे बी नॉट। लेट्स ट्राई प्रोसेस एक्स। प्रोसेस का पी लिखें, इंशाल्लाह बाकी सब कुछ निकल आएगा। लेकिन यूनिट्स और अमाउंट के साथ ही बनाना जी आपने प्रोसेस अकाउंट। इन क्वेश्चन में जब भी प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे काइंडली अमाउंट्स और यूनिट्स का हिसाब साथ साथ रखना। प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स, अमाउंट, कितने प्रोसेस है? टोटल 3 है। पहले कौन सा बना रहे हैं? एक्स, पहले वाई बना लेते हैं।
नहीं सोच के बताएं क्यों नहीं बना सकते? एक्स की आउटपुट ने उधर इनपुट बनना, तो सीक्वेंस भी बन सकेगा, ब्रॉड डाउन होने की। प्रोसेस एक्स के एंगल से ब्रॉड डाउन हो नहीं सकता है, नहीं आगे लिखे लिखे जरा डैश लगा। जी सर, डेबिट साइड पूरी करवाएं, बल्कि जरा तीर से चलें जरा। सबसे पहले क्या मिला? छोड़ दे लिखना, समझे चीजें? नहीं बेटा नहीं मिला, सबसे ऊपर आउटपुट मिली है, आउटपुट के केजीज मिले। कहाँ लिखूं ये? कहाँ लिखूं? लिखे चले जिस तरतीब से वैसे लिखें। 9400 ठीक है, मैं लिख तो रहा हूँ, इसका रेफरेंस सोच के सही बताएं। नहीं जाने देंगे। प्रोसेस वाई, प्रोसेस वाई कहां से आ गया? और ये तो आउटपुट है, किसकी तो कहां जानी है? सक्सेसिव प्रोसेस है, वाई में जानी है, डबल एंट्री हो जाएगा। वाई डेबिट एक्स क्रेडिट, उलट एंट्री बोल रहे हैं सारी, आज उलट बोली है, एक्स डेबिट एक्स क्रेडिट हो रहा है, वाई डेबिट हो रहा है। ये अगली फिगर, अगली किस चीज की फिगर है? लेकिन उसकी तो फिगर ही वाई में है ना, प्रोसेस वाई में है वो, तो ठीक है बात सही है आपकी, लेकिन एक्स में नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल ए कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं, क्वांटिटी बताएं। 9400 सॉरी 9500 और 123,500। ये चलते जाए। डायरेक्ट मटेरियल बी कैसे? 500 यूनिट्स 19500। एंड 19,500 ठीक है, ठीक है सर। डायरेक्ट वेजेस रुपीस 15,000। समझे सर? आगे क्या लिखना है? अब आज से ऑनवर्ड ये बात आपने 100% ध्यान में रखनी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली है। अगर एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल हो तो यहाँ एब्जॉर्ब्ड लिखना है या एक्चुअल लिखना है? देख लें, ढूंढ लें, सोच लें। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे जरा, जो कल किए। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है फिर ये स्टोरी नहीं, फिर जो एक्चुअल है वही एब्जॉर्ब है। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन रेट है तो यहाँ काइंडली हमेशा क्या ज़हन में आना चाहिए? ठीक हमेशा ही मैंने तो कह दिया, अब एक दफा नहीं बता रहा, हमेशा क्या ज़हन में आना चाहिए? एब्जॉर्ब्ड आना है। अब अगर एब्जॉर्ब्ड आना है तो उसका रेट ढूंढना है, ढूंढे कहाँ है उसका रेट, किसकी बेस पे दिया हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द प्रोसेस एक्स? 15,000 इनटू व्हाट? 240%। परसेंट मीन डिवाइड बाय 100 भी होना है। आंसर सर 36,000 की पूरी डबल एंट्री आज हो ही जाए, आज देखी जाएगी सर। प्रोसेस एक्स डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट हो ही गई आज। टाइम अभी भी बचा हुआ है, क्या करें? सवाल करते जाए, एग्जामिनर आएगा खुद ही पेपर ले लेगा, या उसको जाके पकड़ा दें प्लीज ले लो, अगला काम करें सर। 49.9 आ चुके हैं, बाकी अगली दफा जाके ले लेंगे, अभी लेके उठे सर, 3 मिनट है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सवाल ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक है, कोई पता नहीं वो 49 का पॉइंट कहाँ है, 4 से पहले 9। जी सर, अब क्रेडिट साइड पूरी करने का तरीका बताएं। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढ लें, 4% लिखा हुआ है,
बताया नहीं किसका, नीचे नोट पढ़े, नीचे नोट पढ़े, रिक्वायरमेंट के नीचे लिखा नहीं, उसके साथ नहीं लिखा हुआ 4% 55, सिर्फ 455 लिखा हुआ है, नीचे रिक्वायरमेंट के एक नोट पढ़े। अगर परसेंटेज ना बताइए किसकी, तो नॉर्मल लॉस की परसेंटेज अगर नहीं पता तो किसकी इनपुट कंसिडर करें, ठीक है, याद रहेगा प्लीज। लेकिन इनपुट यहाँ कितनी है, और जाने दे 10 तो कहीं भी नहीं है, 10,000 किस किस को मिला के आपने बताया है, तो बेटा दोनों ही इनपुट है, दोनों इनपुट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% इज इक्वल टू 400। सबको पता है ये 400 मैंने एक्चुअल लॉस लिखा है, एक्सपेक्टेड लॉस लिखा है, एक्चुअल लिख दिया, एक्सपेक्टेड लिखा है। क्लोजिंग बैलेंस बता दें, सीडी 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 भाईजान, वर्क इन प्रोसेस का सीडी होता नहीं है, नहीं होता नहीं है, नहीं बनता है सर, एटलीस्ट से प्रोसेस एक्स कंप्लीट करना घर से, प्रोसेस एक्स कंप्लीट कर लेंगे घर से, वाइज ही नहीं कह रहा, उसमें है मसले, मेरे साथ कीजिएगा। इतना बड़ा प्रोसेस अगर होमवर्क हो जाए तो कोशिश की जा सकती है सर, मुझे पता आप करके जाना चाह रहे हैं, घर जा कर लीजिएगा। नहीं अब बात आपकी ठीक है, मैं थक गया हूँ, घर से कर लीजिए, टाइम आज हमारे तरफ नहीं है, क्या करें, अभी आए थे पता ही नहीं चला, तो मेरा ख्याल है कल मैं भी सोचता हूँ, अभी सोचें टाइम क्लास का बढ़ जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज, और खास तौर पे इन दिनों में बढ़ जाना चाहिए, हम रिलैक्स हैं। अल्लाह हाफिज। ये हमारे जुल्म है।